Let's start with the Gala paper 2 accountancy. The first question is डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन सबसे पहले तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिखते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड पे लिखते हैं हम सारी की सारी इनकम, राइट। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा। अगर डेबिट साइड का टोटल मतलब कि एक्सपेंस साइड का टोटल ज़्यादा है इनकम साइड से, तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा यहाँ पे, द आंसर विल बी अ डिविजिबल लॉस. Hence, your option is D. Second number is, what is the interest on partner's capital for a partner? तो second number है हमारा, see, interest on capital जो है वो हमारे P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे होता है, राइट। डेबिट साइड पे फॉर द P&L अप्रोप्रिएशन दैट मीन्स फर्म. तो फर्म की डेबिट साइड मतलब फर्म के लिए दिस इज एक्सपेंस फॉर फर्म. तो ये इसके दूसरी इफेक्ट चली जाती है हमारी कैपिटल या तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे. क्रेडिट साइड मतलब कि इनकम. सो दिस इज इनकम फॉर पार्टनर. तो हमारा सेकंड का आंसर है, इट इज अ पार्टनर्स कैपिटल फॉर पार्टनर, इट इज एन इनकम, ऑप्शन सी. थर्ड नंबर इज, which method is appropriate for the computation of goodwill when every year profit is increasing? यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग है अगर हर साल, तो अगर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है तो हम यूज करते हैं वेटेड एवरेज मेथड. फोर्थ नंबर इज, गुडविल इज blank where the individual scale is important. तो goodwill is less when the individual scale is important, because अगर individual scale है तब तक goodwill है, अगर individual scale नहीं है तो फिर उसकी goodwill भी नहीं होगी. Fifth number is, in which ratio the profit and loss of revaluation account is distributed between the partners? तो profit and loss और revaluation account distribute होता है old partners में, old profit sharing ratio में. Sixth number is, at the time of reconstruction of a partnership, investments are shown at market value. तो जब रिकंस्ट्रक्शन होता है तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू से शो होते हैं. तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी. 7 नंबर इज, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज फॉर द अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स. ब्लैंक गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स. तो इसका आंसर है इंटरनली जनरेटेड गुडविल. तो यहाँ पे दो टाइप की गुडविल होती है. लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द AS 26 7 नंबर के लिए. सी, एज पर AS 26 दो टाइप की गुडविल होती है. एक को हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड, या तो हम बोलते हैं इसको इंटरनली जनरेटेड. एंड सेकंड होती है परचेज्ड गुडविल. सी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का या इंटरनली जनरेटेड गुडविल का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरे खुद के बिजनेस के गुडविल तो मैं कोई भी अमाउंट बता सकती हूँ. तो इट इज़ अ मैटर ऑफ सब्जेक्टिव. ठीक है, ये सब्जेक्टिव मैटर है कि मैं मेरे बिजनेस की गुडविल कितनी भी अमाउंट बोल सकती हूँ. मैं बोल सकती हूँ मेरे बिजनेस का गुडविल 1 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है. उसका कोई प्रूफ नहीं है, पर मैं जितना अमाउंट चाहूँ उतना मैं बोल सकती हूँ. जबकि परचेज गुडविल का मतलब क्या है, कोई पर्सन मेरा बिजनेस खरीद रहा है, अगर मेरे बिजनेस की गुडविल है तो वो मुझे उस गुडविल के लिए भी अमाउंट एडिशनली पे करेगा. अगर वो मुझे उस बिजनेस के लिए एडिशनल अमाउंट पे कर रहा है, अगर मेरे फर्म की गुडविल है, तो उस गुडविल के अमाउंट का भी एक प्रूफ होगा, लाइक पेमेंट प्रूफ होगा. अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे परचेस गुडविल बताऊं तो देयर इज अ बिजनेस एक्स एंड देयर इज अ बिजनेस वाई. एक्स का बिजनेस, एक्स इज अ सेलर ऑफ द बिजनेस एंड वाई इज अ बायर ऑफ द बिजनेस. नाउ एक्स इज गोइंग टू सेल हिज बिजनेस टू वाई. तो एक्स के बिजनेस में उसके टोटल असेट्स जो है वो मान लीजिए है 10 लाख की, एंड उसकी लायबिलिटी है 2 लाख की. इस हिसाब से मेरी नेट असेट हुई 10 - 2 8 लाख.
आइडियली देखा जाए तो वाई अगर बिजनेस को बाय कर रहा है तो उसको पे करना चाहिए 8 लाख, बट अगर एक्स के बिजनेस की गुडविल है, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत रेप्यूटेड बिजनेस है, तो वाई इज पेइंग 8 लाख की जगह वाई इज पेइंग मान लीजिए 12 लाख। तो ऐसा क्यों? 8 की जगह वाई 12 लाख क्यों पे कर रहा है? तो वो जो 4 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहा है, जो 4 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहा है, दैट इज फॉर हिज गुडविल, बिकॉज उसकी जो रेपुटेशन थी बिजनेस की वो आगे जाके वाई को भी काम आने वाली है, इस वजह से वो 4 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहा है। ये जो 4 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहा है दैट इज अ परचेज्ड गुडविल फॉर वाई, दैट इज अ परचेज गुडविल फॉर वाई। दैट मीन्स कि एक्स इतने सालों से जो बिजनेस कर रहा था उसने खुद ही गुडविल बनाई, खुद ही गुडविल कमाई, तो फॉर एक्स, फॉर just a minute, for X is a internally generated goodwill, but for Y it will be a purchased goodwill, right? तो Y ने 4 लाख रुपीज फॉर गुडविल अमाउंट पे किया है, तो Y विल शो इन हिज बैलेंस शीट एज अ गुडविल। Y अपनी बैलेंस शीट में ये गुडविल शो करेगा, जबकि X अपनी बैलेंस शीट में ये गुडविल नहीं शो करेगा। ओके, X नहीं शो करेगा बिकॉज X की गुडविल सब्जेक्टिव मैटर थी, उसका कोई भी पेमेंट प्रूफ नहीं था, जबकि Y ने 4 लाख रुपीज पे किए हैं, तो उसके पास गुडविल अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट, एंड हेंस इंटरनली जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं शो होती, जबकि बिजनेस को परचेस करते वक्त जो गुडविल हमने पे की है वो गुडविल बुक्स में शो होती है इन द बैलेंस शीट एसेट साइड, हेंस वाई विल रिकॉर्ड हिज गुडविल। अगेन आई एम कमिंग टू दैट क्वेश्चन अगेन। 7 नंबर में क्या था? एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 विच गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स। तो यहाँ पे एक्स अपनी गुडविल नहीं शो कर सकता बिकॉज कोई पेमेंट प्रूफ नहीं है, कोई अमाउंट का प्रूफ नहीं है कि कितनी गुडविल है उसकी, राइट? सो अगर ये परचेज गुडविल होती तो हम बुक्स में शो करते, इंटरनली जनरेटेड है तो शो नहीं करेंगे बिकॉज कोई अमाउंट का प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8. Next is 8th question. How can a new partner be admitted in the existing partnership firm? इसका आंसर है C. As per the provision in the partnership deed or agreement for admission of a new partner. तो जिस हिसाब से हमारे पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम नए पार्टनर का एडमिशन करेंगे। 9 number is when only old profit sharing ratio is given at the time of retirement of a partner, gaining ratio of the remaining partner will be same as the old ratio. अगर सिर्फ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो जो रिटायरमेंट के वक्त गेन रेशियो भी ओल्ड रेशियो होगा एंड न्यू रेशियो भी सेम एज देयर ओल्ड रेशियो रहेगा। 10 नंबर, हाउ मैनी मेथड्स आर देयर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की यूजुअली 2 मेथड्स होती है, एक है नॉर्मल डिसोल्यूशन और दूसरा है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। नेक्स्ट इज 11 नंबर, to which account the balance of general reserve is transferred at the time of the dissolution of the firm. तो जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, रिकंस्ट्रक्शन हो या डिसोल्यूशन हो, इन सारे केसेस में इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। 12 नंबर, चलिए 12 नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज अकाउंट की बुक में हमें पूछा है इन इंडिया सेबी वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। नाउ अगर आप गूगल करोगे इसको, गूगल पे आपको ईयर मिलेगा 1992। अगर आप OCM या तो BA की जो बुक है उसमें भी आप देखोगे तो यू विल फाइंड द आंसर इज 1992, बट हमारी जो अकाउंट की बुक है उसमें दिया हुआ है ईयर 1991। सो अगर अकाउंट्स की बुक में, आई नो इट इज स्टिल वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज एक ही स्टैंडर्ड की 2 बुक्स में अलग अलग ईयर दिए, इवन गूगल ऑल्सो सेज 1992, बट अकाउंट की बुक में अगर ये क्वेश्चन आया तो यू हैव टू राइट 1991। अगर BA में ये क्वेश्चन आया तो यू हैव टू राइट 1992। कुछ कर नहीं सकते, इसमें मार्क्स लेने हैं, इसलिए हमें जो अकाउंट की बुक्स में दिया है उस हिसाब से हमें आंसर को टिक करना पड़ेगा।
सो फॉर अकाउंट्स यू विल टिक 1991. आप शेयर कैपिटल चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको ईयर मिल जाएगा उसके अंदर. देर इज नो क्लैरिफिकेशन अबाउट एनीथिंग एल्स, सो वी विल टिक 1991. इवन यही सेम क्वेश्चन 2 साल पहले बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ था, एंड जिन्होंने 1991 टिक किया था उनको ही राइट आंसर मिला हुआ है. 13 नंबर, व्हेन शेयर्स आर forfeited देन अमाउंट कॉल्ड अप ऑन forfeiture शेयर्स इज. मैं सबसे पहले आपको इसकी एंट्री करके दिखाती हूँ. forfeiture की एंट्री किस तरीके से होती है. सबसे पहले तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करते हैं. इफ नॉट पेड देन, पे कर दिया है तो SBI डेबिट करने की जरूरत नहीं है. 2, हम forfeiture अकाउंट क्रेडिट करते हैं. एंड 2, जो भी कॉल इन एरियर है, मतलब कि जो अमाउंट हमने नहीं पे की है उससे हम क्रेडिट करते हैं, जिसमें अलॉटमेंट आ गया, कॉल आ गया. अगर कोई भी अमाउंट नहीं पे की है दैट विल गो टू कॉल इन एरियर अकाउंट. मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ यहाँ पे कि अगर मेरा कैपिटल 10 रुपये का है, राइट, मैंने एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ मंगवाया है, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ एंड कॉल पे 2 रुपीज़ है. अगर हमने सिर्फ 8 रुपीज़ ही कॉल्ड अप किया है, राइट, अगर हमने यहाँ पे कॉल्ड अप किया है सिर्फ 8 रुपीज़, मतलब कि 2 रुपीज़ अभी भी क्या है, अनकॉल्ड. ओके, तो हमारा अगर forfeiture यहाँ पे होता है तो कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ पे आएगी 8 रुपीज़ शेयर कैपिटल डेबिट के अंदर. बट इन केस अगर हमने पूरे के पूरे 10 रुपीज़ मंगा लिए हैं तो कॉल्ड अप अमाउंट हमारा forfeiture फिर यहाँ पे होगा. तो फिर इन दैट केस हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 10 रुपीज़ से. तो जितना भी कंपनी ने कॉल्ड अप किया है फ्रॉम द शेयर होल्डर, दैट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन था, व्हेन द शेयर आर forfeited देन अमाउंट कॉल्ड अप ऑन शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट. चलिए 14 नंबर इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशूइंग डिबेंचर एट अ प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट. बिकॉज डिबेंचर इशू करना ये रिकरिंग एक्टिविटी नहीं है. इस हिसाब से अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उसके ऊपर मिला हुआ प्रीमियम भी हमारे लिए रिकरिंग एक्टिविटी नहीं होगा, मतलब बार बार ये एक्टिविटी नहीं होती टू इशू द डिबेंचर. दैट्स व्हाई इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट. नेक्स्ट इज 15 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एनालिसिस इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. आपको ड्यूरेशन वर्ड से ही समझ में आना चाहिए. ड्यूरेशन मतलब कि इधर वो होगा लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म. तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म. 16 नंबर, okay. In a company, amount of sales revenue of a previous year is 8 lakh. चलिए, तो this is a 16 number. Previous year का amount है हमारा 8 lakh. In which current year increase rate is 12.5%. Current year is 12.5% से increase हुआ है. Okay. Then how much is the amount of sales revenue in the current year? अगर 8 लाख 100% है तो ये होगा हमारा 100 प्लस 12.5%. ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 8 लाख में अगर मैं 12.5% प्लस करती हूँ, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी कर सकती है, 8 लाख प्लस 12.5%, तो आंसर विल बी 9 लाख फॉर करंट ईयर. तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. 17 नंबर, टू अराइव एट अ लिक्विड एसेट विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्टेड फ्रॉम द करंट एसेट. तो चलिए पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं लिक्विड एसेट का. लिक्विड एसेट का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस स्टॉक, इसको हम इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस या तो एक्सपेंस पेड इन एडवांस. तो चलिए देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में
लिक्विड एसेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम द करंट एसेट, तो आंसर आ जाएगा हमारा स्टॉक, बिकॉज करंट एसेट में कैश, बैंक, डेटर, बिल्स, ये सारी चीजें आ जाती है. 18 नंबर इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब होता है लिक्विडिटी. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब होता है लिक्विडिटी, तो आंसर विल बी लिक्विडिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज अ ट्रांजेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. चलिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिस पर्टिकुलर चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, राइट. तो हमारे बुक के हिसाब से देयर आर टू टाइप ऑफ कंपनीज. एक है नॉन फाइनेंस कंपनी एंड एक है फाइनेंस कंपनी. 19 नंबर. सो देखिए, अगर फाइनेंस कंपनी है कोई तो उसके लिए इंटरेस्ट पे करना इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ओके, फाइनेंस कंपनी है तो उसके लिए इंटरेस्ट पेड जो है वो हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट. बट अगर वही नॉन फाइनेंस कंपनी है जिसका मेन बिजनेस फाइनेंस का नहीं है और कोई भी है, जैसे कि फर्नीचर में डील करना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील करना, प्रोविजन स्टोर है किसी का, उसके लिए इंटरेस्ट पेड जो है नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेड जो हो जाएगा वो फाइनेंशियल एक्टिविटी हो जाएगा. ठीक है, तो कौन सी एक्टिविटी सबके लिए ऑपरेटिंग होगी, तो इसका आंसर है सैलरी एक्सपेंस, बिकॉज अगर फाइनेंशियल कंपनी है उसके लिए भी एम्प्लॉय को सैलरी देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, एंड नॉन फाइनेंस कंपनी उसके लिए भी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा. 20 नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल एक्सपेंस. सो फाइनेंशियल एक्सपेंस में आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया. आपको पूरा का पूरा MCQ को अब रटना नहीं पड़ेगा. यू हैव ऑल द एक्सप्लेनेशन विथ यू. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम विद पेपर नंबर 3. थैंक यू.